हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपके भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 यानी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न समझेंगे। एक एक प्रश्नों के सलूशन के साथ देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना चाहिए। आज के इस लेक्चर में सभी क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे और याद करते हुए चलेंगे। साथ में गाइस, इस चैप्टर के जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं और डेरिवेशन और आंकिक प्रश्न, ये सभी चीज़ें आपको मैराथन क्लास के जरिए दी जाएंगी। और जो बहुविकल्पी प्रश्न है इस चैप्टर के, ये आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेंगे। गाइस, हमारा लक्ष्य है कि आपका पूरा सिलेबस फरवरी के फर्स्ट वीक अधिकतम 10 फरवरी तक कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस, आप लोग डेली के डेली अगर जुड़कर पढ़ाई करोगे तो पूरा सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका हम अधिकतम 10 फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे। गाइस, इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास के अपलोड होने के 2 से 3 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो गाइस, चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी लोग लेक्चर को लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना। चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि कूलाम का नियम क्या है। देखिए गाइस, क्या होता है जब दो आवेश Q और Q पास में रखे जाते हैं तो इनके बीच में एक बल लगता है। उसी बल को डिफाइन करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। क्या है? जब दो आवेश पास में रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है, जिसे कूलाम का बल कहते हैं या कूलाम बल कहते हैं, जिसको डिफाइन करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। उसी नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। क्या नियम था, यही आपको समझना है। और यहाँ से एक आपका सूत्र निकल कर आता है। देखिए, आपका कूलाम के नियम के अनुसार ये दो, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो आवेश Q है और Q है, ठीक है। एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है। इस प्रकार से रखे गए तो इनके बीच में एक बल लगता है। उसी बल को डिफाइन करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। उसी नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच में लगने वाला बल F इन दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी Q1 × Q2 होता है। कूलाम के अनुसार इनके बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेश के बीच की दूरी, मान लेते हैं R है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों समीकरण को मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हम साथ में लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R², ये हो जाएगा। और इसी F को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए K आपको मालूम है कांस्टेंट रखा जाता है, K Q1 Q2 अपान R², इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इस K का मान होता है आपका, K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाइनली कूलाम के अनुसार जो बल लगता है, बल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये बल लगता है कूलाम के अनुसार, ये नियम होता है। तो कूलाम के अनुसार जो बल लगता है, ये बल है, इसे कूलाम्बिक फोर्स भी कहते हैं। तो आप इसे लिख लेना। कूलाम के अनुसार पहला समीकरण में लिखना कि F जो होता है दोनों आवेश के बीच में जो बल होता है, बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, तो वह बल R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे तो ये होगा आपका। और इनके बीच में इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए K लिखेंगे, और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा आप लोग कनेक्ट होके पढ़ना, मतलब थोड़ा आप लोग भी अपनी मेरे साथ में जो जिस क्वेश्चन का मैं जवाब मांगूंगा उन सभी क्वेश्चंस का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, जिससे आपके छोटी प्रश्न जो बहुविकल्पी के रूप में पूछता है वह आपका तैयार होते चलेगा। प्रश्न है आपका कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मुझे मालूम है लेकिन बताऊंगा नहीं, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो F का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का विमा लिखिए। मैं एप्सिलॉन नॉट का विमा लिखकर बता दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमा। यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ से यही एप्सिलॉन नॉट है,
ये आपका अपसालन नाट है। इसकी बीमा लिखने के लिए इस अपसालन नाट को यहाँ पर ले जाएंगे, यफ को यहाँ लेते आएंगे। अपसालन नाट इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से यफ का बीमा आपको मालूम है, Q1 Q2 का बीमा मालूम है, आर का बीमा मालूम है। इसे सॉल्व कर लेना अपने से। मैं बीमा लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी कुछ काम करते हुए चलना, आपको काफ़ी हेल्प होगा। इसका बीमा होता है, अपसालन नाट का जो बीमा होता है मैं लिख दे रहा हूँ आपका। अपसालन नाट का बीमा ठीक है होता है एम इनवर्स L - 3 M इनवर्स L - 3 T⁴ और A -2 नहीं A+2 होगा, A+2 होगा ठीक है, A+2। ये इसका बीमा होता है किसका? अपसालन नाट का। क्या होता है? M इनवर्स L - 3 T⁴ A²। ये जो है अतिलघुत्री रूप में भी पूछ लेता है कि अपसालन नाट का बीमा लिखिए, और कभी कभी बहुविकल्पी के रूप में भी पूछ लिया करता है कि अपसालन नाट का बीमा लिखिए, तो आप कर लोगे। अपसालन नाट का बीमा क्या होता है? M इनवर्स L - 3 T⁴ A²। आप लोग इसे देख लेना सही है गलत, ठीक है, अपने से भी निकाल लेना। मैं बता दिया कैसे निकालोगे। आप यफ को यहाँ पे ले जाओगे, अगर निकालना है तो मैं यहाँ पर निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे निकालोगे। देखो यफ का जो बीमा होता है क्या होता है? यफ मतलब बल होता है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ठीक है, ध्यान देना। एफ का जो बीमा होता है MLT-2, ये आपका होता है एफ का बीमा ठीक है। और जो Q1 Q2 है, जो Q है उसका बीमा क्या होता है? AT। Q का बीमा होता है AT ठीक है, ये होता है। और R का बीमा जो होता है यल होता है, यल मतलब लंबाई होता है। अगर यहाँ पे रखोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। कैसे रखोगे? आइए रख के दिखा देता हूँ मैं, नहीं तो आप लोगों में से बहुत सी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका बीमा होगा नहीं। Q1 Q2 दो आवेश है, इसलिए यहाँ पर ऊपर हो जाएगा AT का होल स्क्वायर। नीचे ध्यान देना, नीचे देखिए यल R स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पर L का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, L का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखना 1/, ये आपका जो बीमा है क्या? MLT-2 ये हो जाएगा। अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये देखिए यम ऊपर आके क्या हो जाएगा? यम -1 हो जाएगा। ये यल और ये यल आपका क्या हो जाएगा? यल -3 हो जाएगा। और यल 3 ऊपर जाके यल -3 हो जाएगा। और T, ये T-2 और ये T², ये T-2 ऊपर जाके T+ हो जाएगा। और T² के साथ मिलकर T⁴ हो जाएगा। और A², ये आपका अपसालन नाट का बीमा निकल के आ गया। अब मैं दोबारा किसी भी क्वांटिटी का बीमा निकाल के नहीं दिखाऊंगा, पहला प्रश्न था इसलिए मैं निकाल के दिखा दिया। कक्षा 11 से आप लोग यही करते आ रहे हो, तो ये काम अपने से कर लिया करो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। देखिए कूलाम के नियम का अगर वेक्टर स्वरूप आप लोग लिखोगे तो क्या होता है? F12 इस प्रकार से लिखना, 1 2 लिखना ठीक है, साथ में आगे लिखना 1/4 पाई अपसालन नाट ठीक है, इसे लिख लेना। और आगे लिखना Q1 Q2 अपान R12² इंटू R कैप ठीक है। इस प्रकार से ये आपके कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है, कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक और बीमा लिखिए। बात समझना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर कोई आवेश है आपके पास, ये आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो इस आवेश पर एक बल लगता है, तो उस बल, मान लेते हैं इस आवेश पर बल F लगता है, तो इस बल को आवेश से भाग दे दें तो जो क्वांटिटी निकलती है उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से समझना, मान लेते हैं कोई आवेश है किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस आवेश पर एक बल कार्य करेगा। जैसे आपके ऊपर भी एक बल कार्य कर रहा है ना, ब्रह्मांड में G(m1m2/r² वाला जो ब्रह्मांड का कक्षा 11 वाला फार्मूला, तो हर एक पिंड पर एक बल कार्य करता है। इसी तरह से यहाँ पर एक आवेश है, तो आवेश को किसी माध्यम में रखते हैं तो आवेश पर एक बल कार्य करता है। उस बल को अगर आवेश से भाग दे दें तो एक क्वांटिटी निकलती है जिसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं ठीक है। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? यहाँ पर देखना, किसी बिंद आवेश पर
कार्य करने वाला बल, किसी बिंदु आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा उस बिंदु आवेश के परिणाम के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश क्या है, माना बिंदु आवेश क्या है, बिंदु आवेश क्या है आपका Q है, बिंदु आवेश Q है, इस पे कार्य करने वाला बल जो है F है, ठीक है, इस पे कार्य करने वाला बल F है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होगी आपका, इस बिंदु आवेश Q और F का अनुपात आपका कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब ध्यानपूर्वक देखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस Q और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस पे कार्य करने वाला बल F और इस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं, ठीक है। अब इसको आपको मालूम है, यहां पर आप निकाले हो बल F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर इसी तरह से E का एक और वैल्यू होता है, F का मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q, ये है, ठीक है। ये आपका Q से Q कट जाएगा, आपका बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका बचेगा। इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस फार्मूले से बहुत सारा न्यूमेरिकल लगता है, फार्मूले को याद रखते चलना। अब साथ में आपको इसका मात्रक पूछा है, तो मात्रक अगर देखा जाए तो यहां पे लिखना मात्रक, तो मात्रक क्या होगा जरा बताइए आप लोग। देखिए मात्रक आपका यहां पर F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, इस F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और इस Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात आती है विमा का, विमा। अब मैं विमा नहीं बताऊंगा, मैंने आपसे कहा था किसी भी क्वांटिटी का मैं विमा और मात्रक नहीं बताऊंगा। यहाँ पे तो रहम करके मैंने मात्रक बता दिया, लेकिन विमा नहीं बताऊंगा। अपने से पढ़ लेना, तैयार कर लेना और यहाँ पर भी लिख देना, पीडीएफ में भी खाली रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र जो किसी भी आवेश के परिणाम तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझना आप लोग, एक बार पहले आप लोग इतना लिख लो, तब मैं वैद्युत द्विध्रुव को बताता हूं। चलिए गाइस देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई सिस्टम है, इस प्रकार से कोई एक छड़ है, ठीक है, इसके इस आवेश Q रखा गया है, यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा गया है, बीच में ये छड़ की लंबाई क्या है 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसे हम लोग P से निरूपित करते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों आवेश का परिणाम Q और इनके बीच की गुणनफल, दूरी का गुणनफल 2L, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यही यहाँ पर लिखा है, किसी आवेश के परिणाम तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। किसी आवेश का परिणाम तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल, देखिए यहाँ पर आवेश Q है, इसका परिणाम तथा इनके बीच की दूरी 2L है, इनका गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। छोटे में डिफिनीशन समझना और अपने से लिख लेना। क्या लिखोगे यहाँ पे, माना दो आवेश Q1 Q2 है, इनकी बीच की दूरी 2L है, तो वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू 2 इंटू Q इंटू 2L। अपने से लिख लेना, ये लिख लोगे ना, माना दो आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी 2L है, तो वैद्युत द्विध्रुव इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2 इंटू Q इंटू 2L, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना। और हम आपको बता रहे हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है यह एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है, सदिश राशि है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव की अगर मात्रक की बात करें, मात्रक
मात्रक, इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है आपका कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। अब वीमा की बात करें तो वीमा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बता दे रहा हूं इसका बीमा मैं बता दे रहा हूं, नहीं बताऊंगा मैं। चलो, इसका बीमा ये होता है आपका, बीमा अपने से लिख लेना। तो ये पूरा आपका वैद्युत विद्युत, इसको एक बार आप लोग नोट करना, जल्दी से नोट करना आप लोग, 1 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूं। वैसे नोट नहीं करना है तो मत करना, पीडीएफ मिल जाएगा, ध्यानपूर्वक सब चीजें समझ लेना। बहुत ही तेजी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो पूरा चैप्टर पढ़े उनका रिवीजन हो जा रहा है, जो नहीं पढ़े वे पढ़ ले रहे हैं। इससे तेज नहीं कोई पढ़ा सकता है, और आपको रिवीजन और पढ़ने का अच्छा मौका है। पीडीएफ भी मैं इसी प्रकार से दे दूंगा, एकदम आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले मैं इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं आपको बता दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। देखिए क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, अभी मैं बता रहा हूं आपको। 1 मिनट रुकिए। ठीक है गाइस, 1 मिनट रुकिए, आप लोग रफ कर लें इसे, 1 मिनट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है इसके बाद का। अच्छा, एक क्वेश्चन और था जो कि एक बार पूछा भी गया था, आपको ये जानना चाहिए, एनसीईआरटी में भी है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है, बात अभी ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत तीव्रता, इसकी दिशा क्या होती है। दिशा हमेशा देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ, उससे बाहर निकलेगा। अगर प्लस चार्ज है तो उससे बाहर क्यों निकलेगा। मान लेते हैं आपके पास कोई एक ऐसा सिलेंडर है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे तो वहां पर दिया है, इस पे आवेश इस प्रकार से वितरित है। हो सकता है एग्जामिनर को डब्बा देकर आपसे पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, इस प्रकार से वितरित है। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछा है, तो समझना इसकी दिशा इस तरह से बाहर की ओर होगी, इस तरह से बाहर की ओर निकलेगी, ठीक है, इस तरह से निकलेगी, ठीक है। इसे आप लोग नोट बनाकर, इंपॉर्टेंट बनाकर लिख लेना। हो सकता है, क्या पता एग्जामिनर का, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपसे पूछ दिया। तो इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेगी, ठीक है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह प्लस आवेश से बाहर की ओर जाएगी, माइनस, अगर यहाँ पे अगर कोई माइनस आवेश है तो अंदर की ओर आएगी, ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 था ना, शायद 6। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं को
बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, या बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लास लंबी होगी, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कोई ये वैद्युत क्षेत्र है इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे कोई पृष्ठ इस तरह से रखा गया है, इस तरह से कोई पृष्ठ रखा गया है। तो उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखा को, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखा को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, समाकलन ई डॉट डी ए। अब बात को समझना आप लोग, ई क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, और ए आपका क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, पृष्ठ का, पृष्ठ का। ये आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। देखिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसको आप जानते हो, ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, पृष्ठ और वैद्युत बल रेखाओं के बीच की कोण है, एंगल है। थीटा आपके पृष्ठ तथा वैद्युत बल रेखाओं के बीच की कोण है, एंगल है। ठीक है, एक चीज और ध्यानपूर्वक समझना, इसका जो मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका, सबसे बड़ी चीज ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। पहली चीज ये अदिश राशि है। दूसरी चीज इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर भी कह सकते हो। ठीक है, एक इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और इसकी बीमा भी होती है, वैद्युत प्लस की बीमा भी होती है। यह आपका मात्रक हुआ। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की बीमा भी होती है, और बीमा मैं नहीं बताऊंगा, इसका बीमा आप लोग अपने से लिख लेना। ठीक है, इसका बीमा आप लोग अपने से लिख लेना। यह है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब चलते हैं गॉस के प्रमेय पर। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित किया जाता है, इतना जान लेना। अब हम चलते हैं गॉस के प्रमेय पर। ठीक है, गॉस के प्रमेय, तो इसे आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं गॉस के प्रमेय पर, और इसके बाद हम आपको दो प्रश्न देंगे जिसे आपको अपने से तैयार करना है। वैसे मैं गॉस को प्रमेय पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए चलिए फीस भी हम आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, गॉस का प्रमेय, क्वेश्चन नंबर 7, गॉस का प्रमेय क्या है। ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या है, यह देखिए, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ में उपस्थित आवेश का
1/ε0 गुना होता है। पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पृष्ठ में उपस्थित आवेश का आवेश Q का, मान लेते हैं Q का 1/ε0 गुना होता है। माना कोई बंद पृष्ठ है जिसमें वैद्युत फ्लक्स जो है आपका φE है, जिसका वैद्युत फ्लक्स φE है, तो φE पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना है। यही आपका गॉस का प्रमेय है। जैसे मान लेते हैं कोई एक ऐसा बंद पृष्ठ है, इसमें Q आवेश है, तो जो इसका वैद्युत फ्लक्स जो होगा φE, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस पृष्ठ को अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्रों की में रखने पर इसमें गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अभी हम आपको बताएं तो वैद्युत फ्लक्स φE जो है यह इस आवेश के 1/ε0 गुना होगा। यह आपका गॉस का प्रमेय है। यह आपका गॉस का प्रमेय है। ठीक है, इसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है क्या, रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व ये क्या होता है? देखिए, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश उपस्थित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। दूसरी चीज आती है, कभी कभी पूछ लिया करता है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व क्या होता है भाई साहब? पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है Q/L। तो इसका मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। ठीक है, आवेश, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये दोनों चीजें लिखना आप लोग। उसके बाद हम चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चलिए ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। एक दिन में एक चैप्टर के सभी प्रश्न कराना आसान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म आपको बताना है। ठीक है, बल, इसके बाद आप बल युग्म लिख देना, बल युग्म। ठीक है, बल युग्म क्या होता है? अगर कोई मान लेते ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार से रख दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पे -Q है, ये +Q है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इस साइड है। ठीक है, E। तो आपको मैंने बताया जो प्लस आवेश होता है यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर जाता है। ठीक है, और ये आपके वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर जाएगा। तो ये एक दूसरे पर देखिए बल आरोपित कर रहे हैं। इसी बल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या बल युग्म कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है P/E sin थीटा। अब थीटा क्या है? ये आपका बीच का कोण थीटा है। E क्या है? यह आपका वैद्युत क्षेत्र E है। और P क्या है? P आपका वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है, यह आप ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ये P sin थीटा। ठीक है, इसके बारे में पूछ लेता है, इसके बारे में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, इसे आप लोग लिख लेना। तो वो एक और इसके बाद महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, उसके बाद ये आज के इसमें की सभी चीजें आपको अतिलघुत्री और बहुविकल्पी के रूप में खत्म हो जाएंगी। कल आपको नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। वह क्या है? आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में। ठीक है, अब देखिए अच्छी स्थिति का क्या मतलब है। आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, मान लेते हैं यार माइनस क्यू, इसको इधर प्लस क्यू है, ये आपका, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, यह आपका बीच का बिंदु है। इससे इसी अक्ष में स्थित यहाँ पर P बिंदु है, इसी अक्ष में यहाँ पर स्थित P बिंदु है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इसको डेरिवेशन में भी कराना है। जब महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराएंगे तब इसको मैं कराऊंगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर E इज इक्वल टू होगी, अभी मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ ताकि आपको अभी से याद होते रहे। E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये P क्या है आपकी, इसकी द्विध्रुव आघूर्ण है, P आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर निरक्षी स्थिति की बात करें, निरक्षी स्थिति में क्या होता है, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू है, ये बिंदु P है, तो यहाँ पर स्थित, सॉरी ये बिंदु O है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित हो जाए तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तब आपको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है वह निरक्षी स्थिति में ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है, निरक्षी स्थिति में ज्ञात की जाती है। और इसका मान क्या होता है, निरक्षी स्थिति में मान क्या होता है, निरक्षी स्थिति में इसका मान क्या होता है, लिख लेना आप लोग, लिख लेना आप लोग, निरक्षी स्थिति में इसका मान क्या होता है। थोड़ा मेहनत आप लोग करिएगा। अब इसके बाद मैं बहुत तेजी से आपके कोर्स को कंप्लीट कराने के चक्कर में हूं। E इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ठीक है, ये आपका निरक्षी स्थिति में होता है और इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा। स्थिति में, ठीक है, ठीक है, निरक्षी स्थिति में होता है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अध्याय नंबर 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी अति लघु उत्तरी प्रकार होंगे एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तो सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।